नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे साथ इस एग्जाम एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको पता है, हम लोग उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं जो मेडिकल एग्जाम्स में लास्ट 34 ईयर्स में अपेयर हुआ है, जो कि आपके लिए आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और इन क्वेश्चंस को हम लोग चैप्टर वाइज तरीके से कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 3 पार्ट्स को कंप्लीट भी कर चुके हैं। तो आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 4th पार्ट देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? A particle of mass m and charge q is placed at rest in a uniform electric field। तो कोई पार्टिकल है जिसका मास m है और चार्ज q है, रेस्ट में किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, एंड देन रिलीज, तब उसको छोड़ दिया जाता है। द कैनेटिक एनर्जी अटेन्ड बाय द पार्टिकल आफ्टर मूविंग ए डिस्टेंस y is। जब पार्टिकल को छोड़ दिया जाता है तो वो y डिस्टेंस कवर करने पर उसका कैनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, ये हमको चेक करना है। तो मान लेते हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो ये कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पे कोई पार्टिकल रखा हुआ है जिसका मास m है और इस पे चार्ज क्या है, q है। जब इसको यहाँ से रिलीज कर दिया जाता है, पहले तो ये रेस्ट में रखा हुआ है, तो रेस्ट में तो इसका इनिशियल वेलोसिटी तो क्या है, 0 है। जब इसको यहाँ से रिलीज कर दिया जाता है तो मान लो यहाँ तक जाने पर ये y डिस्टेंस कवर कर लेता है। समझ रहे आप लोग? तो हमको बताना है y डिस्टेंस कवर करने पर इसका कैनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, ये हमको बताना है। तो सबसे पहले हमको क्या दे रखा है, मास ऑफ पार्टिकल क्या दे रखा है, m, एंड चार्ज ऑफ पार्टिकल q दे रखा है, और डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, ये डिस्टेंस कवर कर रहा है y। तो हमें पता है इस पार्टिकल पे जब ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो इस पार्टिकल पर इधर की साइड में एक फोर्स लगेगा, और फोर्स कौन सा होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, और जो क्या होगा, QE। तो पार्टिकल पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगने वाला कौन सा होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ए पार्टिकल क्या होगा, F इज इक्वल टू QE। लेकिन हमें पता है MA, तो MA इज इक्वल टू QE। तो M क्या है, पार्टिकल का मास है, A क्या हो जाएगा, पार्टिकल का एक्सीलरेशन हो जाएगा, Q पार्टिकल पर चार्ज है, और E क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर हम यहाँ से इस पार्टिकल का एक्सीलरेशन देखना चाहें तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, QE बाई M। अब आप देख रहे हैं कि एक्सीलरेशन हम लोग क्यों निकाल रहे हैं, एक्सीलरेशन इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमें पता है कैनेटिक एनर्जी क्या होती है, 1/2 mv²। m तो पार्टिकल का मास है, 1/2 कांस्टेंट वैल्यू है। अगर हमको फाइनल वेलोसिटी पता चल जाएगा इसका, तो हम आसानी से इसका कैनेटिक एनर्जी भी फाइंड कर सकते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी के लिए अगर हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन से देखें तो हमको एक्सीलरेशन आना चाहिए। तो अब हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं। इसमें क्या है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। जहाँ आपको पता है v क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, और a क्या है, एक्सीलरेशन, और s क्या है, जितना उसने डिस्टेंस कवर करा है, जो इसका डिस्प्लेसमेंट है। तो v का वैल्यू हमको देखना है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, u का वैल्यू तो इसका 0 था, इनिशियल वेलोसिटी 0, प्लस 2 इंटू a का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितना है, QE बाई m, QE बाई m, और s क्या है, डिस्प्लेसमेंट, कितना दूरी कवर कर रहा है, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, y। तो यहाँ पे हम लोग y लिख देंगे। तो इसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2QE बाई 2QE y अपॉन m। तो हमारे पास v स्क्वायर का वैल्यू आ गया है। अब कैनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, तो कैनेटिक एनर्जी ऐसे निकाल सकते हैं आसानी से, 1/2 इंटू m और इंटू v स्क्वायर का वैल्यू ये रहा, तो 2QE y अपॉन m। तो m से m कैंसिल आउट हुआ, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, तो k इज इक्वल टू क्या हो गया, QE y। तो जो पार्टिकल y डिस्टेंस कवर करने में कितना कैनेटिक एनर्जी अटेंड कर लेगा, ये QE y। और हम इसको दूसरे तरीके से भी निकाल सकते थे, जो कैनेटिक एनर्जी होती है वो वर्क डन के बराबर होती है। कैनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, वर्क डन। अब पार्टिकल के द्वारा कितना कार्य किया गया है, तो वर्क डन क्या होता है,
फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब कितना फोर्स लग रहा है इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड में, QE, और डिस्प्लेस कितना हो रहा था ये Y। तो काइनेटिक एनर्जी इसका यहाँ से भी बड़ी आसानी से हम लोग QEY देख सकते थे। तो हमारे पास फाइनली जो पार्टिकल Y डिस्प्लेस हो गया है उसका काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया है, QEY। अब हम इसके ऑप्शन चेक कर लेते हैं कौन सा ठीक है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है QEY स्क्वायर, तो ये तो है नहीं। बी दे रखा है QE स्क्वायर Y, ये भी नहीं है। सी दे रखा है QEY, हाँ यही ऑप्शन ठीक है इसका, क्योंकि हमारा भी QEY ही आया है, ना ही डी है। तो इसका जो सी ऑप्शन है यही ऑप्शन ठीक हो जाएगा। तो देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। ए पेंडुलम बॉब ऑफ मास 30.7 into 10 to the power minus 6 kg and carrying a charge 2 into 10 to the power minus 8 coulomb is at rest in a horizontal uniform electric field of 20,000 volt per meter. The tension in the thread of the pendulum is। तो कोई पेंडुलम का बॉब है जिसका मास कितना दे रखा है हमको, 30.m दे रखा है, 30.7 into 10 to the power minus 6 kg, और उसके बाद क्या दे रखा है, एंड कैरिंग ए चार्ज 2 into 10 to the power minus 8 कूलम। चार्ज कितना है, 2 into 10 to the power minus 8 कूलम, और उसके बाद क्या बोल रहा है, इज एट रेस्ट इन ए हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 20,000 वोल्ट पर मीटर। तो कितने इलेक्ट्रिक फील्ड में रेस्ट में है, 20,000 वोल्ट पर मीटर। हम पूछ रहे थे टेंशन इन द थ्रेड ऑफ द पेंडुलम इज, तो कैसे है, मान लो ये हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और ऐसे कोई बॉब लटका हुआ है जिसका मास क्या है m, और इस पे चार्ज क्या है q ये रहा, मास इसका ये है। तो हमको बताना है जब, और ये किसमें है, रेस्ट में है, किसमें है, रेस्ट में, ऐसे बता रहा है ये। तो हमको बताना है इस पे जो लगने वाला टेंशन होगा वो कितना होगा। जब ये रेस्ट में है तो इसका मतलब क्या है, इस पे जो लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा, तभी तो रेस्ट में है। लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। और यहाँ पे इस पे कितने फोर्स काम करेंगे, एक तो नीचे की तरफ mg काम करेगा, और जब ई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ ऐसे, तो इस पे एक इधर इलेक्ट्रिक फोर्स काम करेगा, और वो क्या होगा, QE। और अगर ये रेस्ट में है तो इस पे इसका मतलब नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो इसका ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, अगर यहाँ से थीटा एंगल बन रहा है तो इसका, तो ये हो जाएगा कंपोनेंट इसका T cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा T sin थीटा। और अगर ये रेस्ट में है तो इसका मतलब नेट फोर्स 0 है, तो इसका मतलब T cos थीटा इक्वल टू किसके होगा, mg के, बाय फिगर। तो चित्र से देखते हैं, T cos थीटा इज इक्वल टू mg एंड T sin थीटा इज इक्वल टू QE। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे और इसको सेकंड मान लेंगे। तो हम फर्स्ट और सेकंड को स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। तो देखते हैं इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, T स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस T स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू m स्क्वायर g स्क्वायर प्लस q स्क्वायर e स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग T स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं इसमें से, तो अंदर क्या बचेगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू m स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस q स्क्वायर e स्क्वायर। इसका वैल्यू 1 होता है ट्रिग्नोमेट्री में, आपको पता है। तो T स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस q स्क्वायर e स्क्वायर। और अगर आपको T का वैल्यू चाहिए तो इसको ले जाएंगे किसमें, अंडर रूट में, ये क्या हो जाएगा, m स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस q स्क्वायर e स्क्वायर। तो अब हम इसका जो वैल्यू है हमारे पास, m का वैल्यू ये रहा, और ये क्या है g का वैल्यू आपको पता है क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। e का वैल्यू ये रहा, और q यहाँ पे दे रखा है ये रहा। तो इन सभी का वैल्यूज रखे हम लोग टेंशन निकाल सकते हैं। तो t इज इक्वल टू रख देते हैं सभी का वैल्यू,
m का वैल्यू कितना दे रखा है 30.7 इंटू 10⁻⁻6 और इसका भी क्या हो रहा है स्क्वायर, फिर उसके बाद क्या है g का स्क्वायर, तो इसका मतलब 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर प्लस क्या है q स्क्वायर, q का वैल्यू कितना है 2 इंटू 10⁻⁻8 2 इंटू 10⁻⁻8 इसका स्क्वायर हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या है E, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको दे रखा था कितना 20,000 तो इसका स्क्वायर हो जाएगा इंटू, जब इसको सॉल्व करके इसका आंसर निकालेंगे कैलकुलेशन को तो इसका आएगा 5 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन। तो इस कैलकुलेशन को हमने पहले ही कर लिया था इसलिए ज़्यादा टाइम ना बिगड़े, तो इसलिए हमने इसका आंसर सीधा डायरेक्ट लिख दिया है। आप इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर ये मिल जाएगा। तो इसका ऑप्शन चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो ए ऑप्शन में 3 इंटू 10⁻4 न्यूटन है, तो ए तो नहीं है, ना ही बी है, और जो सी दे रखा है 5 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन, जो इसका सी ऑप्शन है, सी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। तो देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस आर ड्यू टू ए डाइपोल इज रिलेटेड एज। हमको चेक करना है किसी भी डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी निकालते हैं तो वो आर के साथ कैसे रिलेट करता है। तो ये आपको अच्छे से पता है, ये कोई डाइपोल है और हमको पता है इसके बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस क्या लेते थे हम लोग 2l, ये इसका सेंटर वो है, तो इसका मतलब L इधर है और L ही इधर है। तो किसी डाइपोल के कारण जब इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी एक्सियल पोजीशन में निकालते थे किसी पॉइंट P पे, तो हमारे पास क्या आती थी एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी। अगर हम इससे r डिस्टेंस पे निकालें तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यू आया करती थी। इसके अलावा अगर हम लोग इक्वेटोरियल पोजीशन में निकालें ब्रॉड साइडल पोजीशन में से r दूरी पर, तो हमारे पास क्या आती थी E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r क्यू। तो हमने किसी भी डाइपोल के कारण एक्सियल पोजीशन में और इक्वेटोरियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी बड़े अच्छे से फाइंड करा था। तो ये हमारे पास आ जाता, जैसे इसको बोलते हैं हिंदी में निरक्षीय स्थिति, और यह आता था अच्छी स्थिति में। तो दोनों ही इक्वेशन से हम लोग क्या देख रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से r कैसे रिलेट कर रहा है E के साथ, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। देख रहे हैं आप लोग। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी है डिस्टेंस r के साथ कैसे रिलेट कर रहा है, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। तो इसका मतलब ये जो इसके ऑप्शन में दे रखा है C E प्रोपोर्शनल टू 1/r क्यूब, तो वही ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। तो देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। द फॉर्मेशन ऑफ ए डाइपोल इज ड्यू टू 2 इक्वल एंड डिसिमिलर पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड एट ए शॉर्ट डिस्टेंस लॉन्ग डिस्टेंस अबव ईच अदर नन ऑफ दिस। तो हमको बताना है कि जो कोई डाइपोल होता है, डाइपोल में 2 चार्ज होते हैं और दोनों डिसिमिलर होते हैं, मतलब एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव होता है। उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कैसा होता है, शॉर्टेज डिस्टेंस होता है या लॉन्ग डिस्टेंस होता है। तो ये तो आपको पता अच्छे से, उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो शॉर्टेज डिस्टेंस ही होता है। और क्यों होता है, आप देखो ये तो हमने कोई डाइपोल बना लिया और हम इसका शॉर्टेज डिस्टेंस क्या लेते थे 2l। तो आप डाइपोल का एग्जांपल देख सकते हो, जैसे क्या है HCl, H2O, NH3 या फिर CO2 वगैरह, काफ़ी इसके एग्जांपल है। तो ये सभी किसके एग्जांपल है, डाइपोल के। तो हम इसमें देखते हैं जैसे HCl, H2O, NH3 वगैरह में, इसमें पॉजिटिव चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन का जो सेंटर होता है, पॉजिटिव चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन का सेंटर और नेगेटिव चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन का जो सेंटर होता है वो एक दूसरे से बहुत स्मॉल दूरी पर होते हैं। इनके जो बीच का जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, और यही किसके एग्जांपल है, डाइपोल के हैं। इसलिए डाइपोल में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो शॉर्ट डिस्टेंस होता है, और उसके रेस्पेक्ट में जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं उस डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में काफ़ी दूर फाइंड करते हैं। और आपने कई बार देखा होगा जब r को किससे, जो डाइपोल के बीच का डिस्टेंस है उससे बहुत बड़ा मान के इसको नेग्लिजिबल भी कर देते हैं, इसको 0 में भेज देते हैं। तो इसीलिए दोनों चार्जों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो शॉर्ट डिस्टेंस होता है। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन दे रखा है ए ऑप्शन शॉर्ट डिस्टेंस, ए ऑप्शन ही इसका ठीक हो जाएगा। तो देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन।
An electric dipole is placed at an angle of 30 degree with an electric field intensity 2 into 10 to the power 5 Newton per Coulomb. It experiences a torque equal to 4 Newton meter. The charge on the dipole, if the dipole length is 2 centimeter is. तो हमको डाइपोल पे चार्ज निकालना है, डाइपोल का चार्ज कितना, और क्या क्या दे रखा है हमको, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसमें डाइपोल कैसे रखा गया है 30 डिग्री के एंगल पे। हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया है और डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितने एंगल पे रखा गया है, -q + q। हमको पता है डाइपोल का डिस्टेंस कितना लेते हैं हम लोग 12। मान लिया ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री। और उसके बाद इसमें क्या क्या दे रखा है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है हमको 2 × 10 to the power 5 न्यूटन पर कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी कितना दे रखा है, E = 2 × 10 to the power 5 न्यूटन पर कूलम। और उसके अलावा क्या है, और ये जो डाइपोल जो टॉर्क एक्सपीरियंस करता है कितना है 4 न्यूटन मीटर। इसमें हमको टॉर्क भी दे रखा है डाइपोल पे कितना है 4 न्यूटन मीटर, और थीटा आपको पता है कितना है 30 डिग्री। और इस डाइपोल का जो चार्ज Q है इसका हमको मैग्नीट्यूड निकालना है। और डाइपोल का लेंथ दे रखा है हमको 2 सेंटीमीटर, यानी कि डाइपोल का लेंथ हम किससे देखते हैं 12 से। तो 12 हमको कितना दे रखा है 2 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 2 × 10 to the power -2 मीटर हो जाएगा। तो हमको चार्ज निकालना, हमको अच्छे से फॉर्मूला पता है, हम जब टॉर्क निकालते थे डाइपोल का तो क्या आता था, टो वेक्टर = P × E। हमने निकाला है, बहुत अच्छे से याद है हम लोगों को, टो = क्या हो जाएगा PE sin थीटा। तो टो का वैल्यू हमको दे रखा है, पी का वैल्यू हमको भी इधर पता नहीं है, ई का वैल्यू दे रखा है और थीटा का वैल्यू दे रखा है, तो रखते हैं इसको। टो का वैल्यू कितना है 4 न्यूटन मीटर = P × ई का वैल्यू कितना है 2 × 10 to the power 5 न्यूटन पर कूलम, और इंटू साइन थीटा, थीटा का वैल्यू कितना था 30 डिग्री sin 30। तो 4 = जो डाइपोल मोमेंट होता है वो क्या होता है 2qL × 2 × 10 to the power 5 इंटू साइन 30 का वैल्यू 1/2। तो 4 = हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Q × 2L और इंटू 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, तो कितना बचा यहाँ पे 10 to the power 5। तो 4 = Q × 2L का वैल्यू हमको दे रखा है, डाइपोल का जो लेंथ है कितना था 2 सेंटीमीटर, तो इसको हमने मीटर में चेंज कर लिया, 2 × 10 to the power -2 लिख देंगे, 2 × 10 to the power -2 और इंटू 10 to the power 5 है। 4 = Q × 2 × 10 to the power प्लस का 5 है माइनस का 2 है, तो क्या हो जाएगा 10 to the power प्लस का 3 हो जाएगा। तो हमको चाहिए Q का वैल्यू, तो इसको ये इसके नीचे आ जाएगा 2 × 10 to the power 3 = Q। तो 2 से ये जो 4 है कितने टाइम कट गया 2 टाइम कट गया है, तो क्या बचा 2/10 to the power 3 = Q। तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 × 10 to the power -3 = Q। तो हमारे पास फाइनली Q का जो वैल्यू आ गया है 2 × 10 to the power -3 कूलम आ गया है। तो ये जो डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना के रखा हुआ है, हमने इसका जो मैग्नीट्यूड है चार्ज का मैग्नीट्यूड Q वो हमने फाइंड कर लिया है, जो कि इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो कितना है 2 × 10 to the power -3 कूलम। तो चेक कर लेते हैं इसका आंसर कौन सा है। ए ऑप्शन में दे रखा है 8 मिली कूलम, बी में दे रखा है 2 मिली कूलम, सी में दे रखा है 5 मिली कूलम और डी में दे रखा है 7 माइक्रो कूलम। तो इसको हम लोग मिली में चेंज कर लेते हैं, Q = 2 मिली कूलम लिख देंगे, क्योंकि 1 मिली कूलम में 10 to the power -3 कूलम होते हैं। तो इसीलिए जो इसका बी ऑप्शन है 2 मिली कूलम, वही ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। तो देखते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मोमेंट P इज लेइंग अलोंग ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E
द वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल बाई 90 डिग्री इज। तो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसमें किसी डाइपोल को रखा गया है और जो डाइपोल मोमेंट पी का डायरेक्शन वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है। तो हमको बताना है इस डाइपोल को 90 डिग्री घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें एक डाइपोल है उसको प्लस क्यू। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये है, डाइपोल का डायरेक्शन भी क्या है ऐसे ही क्वेश्चन में बोल रहा है। तो पी के और ई के बीच में एंगल कितना बन गया है 0 डिग्री और हमको घुमाना कितना है 90 डिग्री। हमको 90 डिग्री घुमाना है तो यानी कि थीटा 1 तो हो गया 0 डिग्री और थीटा 2 कितना हो गया 90 डिग्री। तो हमको इसको घुमाने में थीटा इज इक्वल टू 0 से 90 घुमाने में हमको वर्क देखना है कि डाइपोल के द्वारा कितना वर्क किया जाएगा। तो हमको पता है टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है P क्रॉस E होता है। तो टॉ इज इक्वल टू PE साइन थीटा होता था। तो हमको निकालना है वर्क। तो वर्क इज इक्वल टू क्या होता है टू डी थीटा। तो डाइपोल के द्वारा जो किया गया कार्य है वो हमको ऐसे मिलता था। अब यहाँ पे कहाँ से कहाँ लिमिट जा रहा है तो आप देख रहे हैं थीटा इज इक्वल टू स्टार्टिंग में तो 0 था और 0 से कितना रोटेट करा रहा है वो 90 डिग्री रोटेट करा रहा है। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 to 90 और टॉर्क का वैल्यू हमारे पास है क्या है PE साइन थीटा और D थीटा। तो अब हम यहाँ से इसका इंटीग्रेट कर देते हैं। W इज इक्वल टू PE तो कॉन्स्टेंट है इसको बाहर ले लेते हैं PE तो 0 to 90 डिग्री साइन थीटा D थीटा। तो W इज इक्वल टू PE और हमको पता है जो साइन थीटा होता है इसका इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस का कोस थीटा 0 to 90। तो W इज इक्वल टू PE। हम इसका लिमिट रख देते हैं, पहले अपर लिमिट रखते हैं फिर माइनस करके लोअर लिमिट रखते हैं। तो माइनस के कोस 90 लिख देंगे। अब माइनस आता है फॉर्मूले में और एक माइनस है ऑलरेडी तो प्लस हो जाएगा कोस ये 0 है 0। तो W इज इक्वल टू PE माइनस कोस 90। तो कोस 90 का वैल्यू होता है 0 तो ये तो हो गया 0 और प्लस कोस 0 का वैल्यू क्या होता है 1। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा PE। तो हमारे पास इस डाइपोल को 90 डिग्री रोटेट कराने में जो किया गया कार्य होगा वो कितना आ गया है PE। तो इसका हम लोग अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं। क्या है ऑप्शन ए ऑप्शन दे रखा है √2PE नहीं है, बी दे रखा है PE/2 ये भी नहीं है, सी दे रखा है 2PE और जो डी दे रखा है PE। तो इसका जो डी ऑप्शन है वही ठीक हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में किसी भी डाइपोल को 0 डिग्री से 90 डिग्री घुमाने में कितना वर्क किया जाएगा PE। तो देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स चार्ज एज Q एंड इट्स डाइपोल मोमेंट इज P। It is placed in a uniform electric field E. If its dipole moment is along the direction of the field, the force on it and its potential energy are respectively। हमें कोई डाइपोल दे रखा है जिसके चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है Q है और उसका डाइपोल मोमेंट क्या है P है और उसको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में उसका क्या है डाइपोल मोमेंट है। तो हमको बताना है इस पे लगने वाला फोर्स किस पे डाइपोल पे लगने वाला फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो देखते हैं। तो ये तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया है। तो ऐसे कोई डाइपोल रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड में -Q और ये +Q। तो और इस डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट है P वो भी किधर है इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में है। तो E के और P के बीच में जो एंगल बन रहा है थीटा क्या बन रहा है वो 0 डिग्री बन रहा है। तो हमको बताना है इस डाइपोल पे लगने वाला फोर्स क्या होगा और इस डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। तो सबसे पहले फोर्स के लिए देख लेते हैं। ये -Q चार्ज तो इधर एक फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स क्या लगेगा QE और यहाँ पे इधर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा QE। तो इस पे लगने वाला जो नेट फोर्स क्या हो जाएगा F नेट इज इक्वल टू इसको एक को ले लेते माइनस QE और प्लस QE। तो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो F नेट कितना आ गया है डाइपोल पे लगने वाला फोर्स क्या आ गया है 0 आ गया है। समझे आप लोग डाइपोल पे लगने वाला फोर्स क्या आ गया
जीरो। आपने इसको डेरिवेशन के थ्रू भी प्रूव किया है। और इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होता है डाइपोल का क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल क्या आया था हमारे पास, माइनस का पीई कोस थीटा। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल क्या होगा, पीई तो है ऑलरेडी, और इनटू कोस थीटा। तो यहाँ पे थीटा कितना बनना है, पी के बीच में और ई के बीच में एंगल है ना, थीटा कितना बनना है 0 डिग्री, कोस 0। तो पीई पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, माइनस पीई। ये आपको सेम लग रहा है, इस पोटेंशियल एनर्जी को सीधा यू से ले लेते हैं, यू। तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, माइनस का पीई। समझ रहे आप लोग। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी तो क्या गया है, माइनस पीई, और इस डाइपोल पे जो लगने वाला नेट फोर्स क्या गया है, 0। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो ए ऑप्शन बोल रहा है 2QE एंड मिनिमम। तो इसका मतलब इस पे लगने वाला फोर्स तो 2Q है और इसका पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। तो लगने वाला फोर्स तो इस पे 2QE आया ही नहीं, हमारे पास जो लगने वाला नेट फोर्स है वो 0 आया है, इसलिए ए ऑप्शन है ही नहीं। बी दे रखा है QE एंड PE, तो QE हमारे पास फोर्स तो आया ही नहीं, 0 आया है। सी दे रखा है नेट फोर्स 0 एंड मिनिमम, तो हमारे पास जो नेट फोर्स आया है वो तो 0 आया है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या आया है, माइनस पीई। तो माइनस पीई क्या है, ये सबसे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है कि नहीं। तो इसका मतलब इसका जो सी ऑप्शन दे रखा है 0 एंड मिनिमम, ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। डी में QE एंड मैक्सिमम बोल रहा है, तो माइनस पीई मैक्सिमम कहाँ है, ये तो मिनिमम है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम और इस पे जो लगने वाला नेट फोर्स है वो क्या गया है, 0। तो इसलिए इसका सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। तो देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। ए चार्ज Q is enclosed by a Gaussian spherical surface of radius r. If the radius is doubled, then the outward electric flux will. तो इसमें बोल रहा है कोई चार्ज है Q जो कि किसी स्फेरिकल गॉसियन सरफेस के अंदर है, उसके बाद बता रहा है कि, और जिसका रेडियस क्या है r। अब फिर बाद में बोल रहा है अगर इसका रेडियस हम लोग डबल कर दें तो इससे जो निकलने वाला फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा। और आपको अच्छे से पता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो साइज शेप पे डिपेंड नहीं करता, वो केवल किस पे डिपेंड करता है, इनक्लोज चार्ज पर, जो स्फीयर के अंदर चार्ज है उसी पे डिपेंड करेगा। तो कितना हो जाए, क्या बोल रहा है इसमें, तो हमारे पास जैसे कोई स्फीयर है जिसके अंदर कोई चार्ज क्या है, Q। इसने यहाँ पे Q बड़ा Q दे रखा है, क्या है Q। तो अब तो इसका रेडियस R है कि नहीं। तो इससे जो निकलने वाला फ्लक्स होगा वो क्या होगा, फाई इज इक्वल टू फाई नेट इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनसाइड द स्फीयर अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। तो फाई नेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्या है इसके अंदर टोटल चार्ज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर इसका रेडियस डबल कर दिया जाए, तो इसका रेडियस अगर डबल कर दिया जाए तो 2r कर दिया गया है। अगर इसका रेडियस डबल कर दिया जाए तो इससे जो निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा, क्योंकि हमको पता है गॉसियन लॉ से फ्लक्स होता है किसी भी गॉसियन सरफेस के साइज या शेप पे डिपेंड नहीं करता है। तो इस सिचुएशन में भी जो फ्लक्स आएगा वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही आएगा। तो चाहे तो R हो, चाहे 2R कर दो, और चाहे 3R कर दो, चाहे और आगे कुछ कर दो, तो इससे जो निकलने वाला फ्लक्स होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इससे होगा और Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही इससे होगा। तो इसका मतलब जो इसके फ्लक्स में कोई चेंजिंग नहीं आ रही है। तो देख लेते हैं इसके क्या है ऑप्शन, वी रिड्यूस टू हाफ। तो हाफ तो हुआ नहीं, ये तो सेम है दोनों। बी बोल रहा है रिमेन द सेम, तो दोनों सेम ही मिल रहे हैं, ये भी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है और ये भी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। इसलिए जो फ्लक्स होगा वो R से और 2R रेडियस वाले स्फीयर से सेम ही रहेंगे। तो इसका जो बी ऑप्शन है यही ठीक हो जाएगा। सी में डबल बोल रहा है, होगा नहीं, और डी में बोल रहा है इंक्रीजेज 4 टाइम्स, तो 4 टाइम तो इंक्रीज हुआ ही नहीं है, तो सेम रहेगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन जो बी है, बी ही ठीक हो जाएगा। देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। A charge Q microcoulomb is placed at the center of a cube of side 0.1 meter
देन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स डाइवर्जिंग फ्रॉम ईच फेस ऑफ द क्यूब इज। तो कोई क्यूब है जिसका साइड कितना है 0.1 मीटर है और इसके अंदर चार्ज कितना रखा हुआ है क्यू माइक्रो कूलम। तो हमको बताना है इस क्यूब के हर एक सरफेस से कितना फ्लक्स एमिट होगा, ये हमको बताना है। कितना फ्लक्स डाइवर्ज होगा मतलब निकलेगा, तो ये हमको बताना है। तो हमने ये क्या बना दिया है, कोई क्यूब बना दिया है। तो इस क्यूब के अंदर मान लो इसमें क्या दे रखा है, चार्ज क्यू माइक्रो कूलम दे रखा है। तो हमने इसको कैपिटल क्यू मान लेते हैं, क्या है क्यू माइक्रो कूलम चार्ज दे रखा है। तो माइक्रो कूलम को कूलम में चेंज कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा क्यू इंटू 10⁻⁻6 कूलम होगा। तो इसके अंदर ये चार्ज रखा हुआ है। तो हमको पता है कि किसी भी क्यूब में कितने सरफेस होते हैं, 6 सरफेस होते हैं। और ये टोटल क्या बन गया, पूरा एक गॉसियन रीजन बन गया है। यहाँ पे हम लोग गॉस लॉ लगा सकते हैं। अब गॉस लॉ से इस टोटल क्यूब से निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा, इनक्लोज्ड चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फाई नेट इज इक्वल टू क्या होगा, इनक्लोज चार्ज कितना है इसके अंदर क्यू माइक्रो कूलम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फाई नेट इज इक्वल टू क्यू माइक्रो कूलम का मतलब कूलम में चेंज किया तो क्या हो जाएगा क्यू इंटू 10⁻⁻6 कूलम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये तो हमारे पास पूरे क्यूब से निकलने वाला फ्लक्स आ गया है और हमसे पूछा है हर एक सरफेस से। तो इसका मतलब इसमें कितने फेस होते हैं, किसी भी क्यूब में 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो फाई डैश कितना हो जाएगा, किसी एक सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स नेट फ्लक्स का 1/6 टाइम हो जाएगा, क्योंकि टोटल फेसिस तो इसमें 6 है ना। तो फाई डैश क्या हो जाएगा, क्यू नेट का वैल्यू रख देते हैं हम लोग, क्या है क्यू इंटू 10⁻⁻6 कूलम अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन 6। तो फाई डैश कितना आ गया, क्यू इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। तो फाइनली हमारे पास किसी एक फेस से निकलने वाला फ्लक्स आ गया है। और किसी क्यूब में कितने फेस होते हैं 6, तो हर एक फेस से इतना ही फ्लक्स निकलेगा। तो इसका ऑप्शन चेक कर लेते हैं हम लोग। इसका ए ऑप्शन दे रखा है, वो दे रखा है क्यू इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट, ए तो है नहीं, ना ही बी है। सी दे रखा है क्यू इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, जो इसका सी ऑप्शन है ये ठीक हो जाएगा, वो ना ही डी है। तो इसका सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। तो क्या दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इन एयर at NTP is 3 into 10⁻6 volt per meter. The maximum charge that can be given to a spherical conductor of radius 3 meter is। तो हमें क्या दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ दे रखा है और हमसे पूछ रहा है कि द मैक्सिमम चार्ज दैट कैन बी गिवन टू ए स्फेरिकल कंडक्टर। जो स्फेरिकल कंडक्टर है उसको कितना चार्ज दिया जा सकता है अगर उस स्फेरिकल कंडक्टर का रेडियस कितना हो 3 मीटर। तो क्या है क्वेश्चन, ऐसे कोई स्फेरिकल कंडक्टर है, मान लिया कि इस पे चार्ज क्या है क्यू है, और इसका जो रेडियस है वो कितना है 3 मीटर। 3 मीटर इसका रेडियस है और इसमें बोल रखा है द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इन एयर एट एनटीपी इज 3 इंटू 10⁻6 वोल्ट मीटर। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या दे रखा है 3 इंटू 10⁻6 वोल्ट पर मीटर हमको दे रखा है। और उसके अलावा हमको ये भी दे रखा है स्फेरिकल कंडक्टर का रेडियस कितना है 3 मीटर, और हमको बताना है कि इस स्फेरिकल कंडक्टर को कितना चार्ज दिया जा सकता है, क्यू मैक्सिमम हमको बताना है। हमको अच्छे से पता है स्फेरिकल कंडक्टर के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी निकालते थे, क्या था E इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर आता था। अब आर यहाँ पे 3 मीटर दे रखा है, क्यू हमको निकालना है, इसका वैल्यू हमको पता होता है, ई का वैल्यू दे रखा है। तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या था 9 इंटू 10⁻9 इंटू क्यू का वैल्यू तो हमको निकालना है क्यू अपॉन आर का वैल्यू कितना 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ई का वैल्यू हमको ये दे रखा है, ऐसे भी लिख लेते हैं 3 इंटू 10⁻6 इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 इंटू क्यू अपॉन 3 3 9 हो जाएगा। तो
3 इंटू 10⁶ अपॉन, इसके नीचे आ जाएगा 9 इंटू 10⁹ इज इक्वल टू Q अपॉन 9। तो ये 3 टाइम से कैंसिल आउट हुआ, तो 10⁶ अपॉन 3 इंटू 10⁹ इज इक्वल टू Q अपॉन 9। अब इस 9 को इधर लाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये, तो हो जाएगा 9 इंटू 10⁶ अपॉन 3 इंटू 10⁹ इज इक्वल टू Q। तो ये इससे 3 टाइम कैंसिल आउट हो गया है, तो कितना आया 3 इंटू, अब ये 10⁶ है, अब ये प्लस का 9 ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 3, क्योंकि 9 में 6 चला जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा इज इक्वल टू Q। तो फाइनली हमारे पास जो चार्ज आ गया कितना आ गया 3 इंटू 10⁻³ कूलम। तो इस स्पेरिकल कंडक्टर को जो मैक्सिमम चार्ज दिया जा सकता है Q मैक्सिमम, वो कितना दिया जा सकता है 3 इंटू 10⁻³ कूलम। तो इसका ऑप्शन चेक कर लेते हैं हम लोग। ये ऑप्शन दे रखा है 3 इंटू 10⁻⁴ कूलम, ये तो नहीं है। बी दे रखा है 3 इंटू 10⁻³ कूलम, बी ऑप्शन ठीक है, ना ही सी है और ना ही डी है। तो इसका जो बी ऑप्शन है यही ठीक हो जाएगा। तो देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। ए डाइपोल इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन, इन विच डायरेक्शन विल इट मूव। तो कोई डाइपोल है जो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, हमको बताना है वो किस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, जैसा कि डायग्राम में दिखा भी गया है। तो डायग्राम बना लेते पहले इसका, ऐसे इसका डायग्राम बना रखा है। तो यहाँ पे कोई डाइपोल रखा हुआ है, ये प्लस Q है, ये माइनस Q है। तो हमको बताना है ये जो डाइपोल है किस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। तो आप देख रहे हैं अगर हम लोग प्लस Q चार्ज पे देखें तो यहाँ पे, और इसको और आगे जाएंगे ये, तो और यहाँ पे देखें हम लोग तो प्लस Q चार्ज पे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो नज़दीक नज़दीक है, यानी कि प्लस Q चार्ज के नियरेस्ट है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर दूर है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो प्लस Q चार्ज है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ज़्यादा होगा किससे, E माइनस Q से, क्योंकि E प्लस Q पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नियरेस्ट है और E माइनस Q पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, दूर दूर है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है। इसका मतलब जो प्लस Q पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, तो प्लस Q पे इलेक्ट्रिक फोर्स भी ज़्यादा होगा किससे, माइनस Q से, क्योंकि हमको पता है इलेक्ट्रिक फोर्स F इज इक्वल टू क्या होता है QE, क्योंकि चार्ज जो है दोनों का चार्ज का मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो अगर E ज़्यादा है प्लस पे तो फोर्स भी ज़्यादा हो जाएगा, और अगर यहाँ पे E कम है माइनस पे, माइनस Q पे, तो इसलिए वहाँ पे फोर्स भी कम हो जाएगा। तो प्लस Q पे जो लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स होगा QE, ये ज़्यादा होगा माइनस Q पे लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स से। तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स ज़्यादा है और ये इलेक्ट्रिक फोर्स कम है, तो डाइपोल किधर मूव कर जाएगा, इधर मूव कर जाएगा, क्योंकि ज़्यादा फोर्स इधर से लग रहा है, कम उधर से लग रहा है। तो मूव किधर कर जाएगा डाइपोल, राइट साइड में। समझ गए आप लोग, राइट साइड में मूव कर जाएगा। तो ये हो गया इसका ऑप्शन। देखते हैं ए दे रखा है टूवर्ड द लेफ्ट एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज। तो इसके पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी बात कर रहा है, सभी में पोटेंशियल एनर्जी के लिए बात कर रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी भी देख लेते हैं। हमको पता है डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, PE इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल माइनस का PE कोस थीटा, है क्या नहीं। तो PE इज इक्वल टू यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। अब देख रहे हैं आप लोग, हमको चाहिए थीटा का वैल्यू। अब ये थीटा किसके बीच में बन रहा है, डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। आप देखेंगे डाइपोल किधर होगा, डाइपोल मोमेंट P का डायरेक्शन पे होगा नेगेटिव टू पॉजिटिव, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। तो इसके बीच में जो थीटा कितना बन गया, P और E के बीच में 180 बन जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, माइनस का PE कोस थीटा की जगह 180 रख देंगे आप। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस PE, कोस 180 का वैल्यू होता है -1। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो प्लस PE आ गया। तो आप देख रहे हैं हमारे पास इस डाइपोल के लिए पोटेंशियल एनर्जी कितना आ गया है, प्लस PE। तो
आप देखो जब ये इधर की डायरेक्शन में बढ़ेगा क्या डाइपोल, जब डाइपोल इधर की डायरेक्शन में जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता चला जाएगा, है क्या नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ज़्यादा है, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता चला जाएगा, तो इसका मतलब ये वैल्यू कम होती चली जाएगी, ये वाली वैल्यू जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की। जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता चला जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होती चली जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती चली जाएगी, है कि नहीं। तो अब देख रहे हैं हम लोग ये जो डाइपोल है किधर मूव कर गया है, राइट साइड में, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई है, डिक्रीज। तो इसका ए ऑप्शन जो है क्या है, टुवर्ड द लेफ्ट एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज, तो ये पहले ही गलत दे रखा है, लेफ्ट तो गया ही नहीं, राइट गया है, बी बोल रहा है टुवर्ड द राइट एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज, तो बी जो ऑप्शन बोल रहा है वो सही बोल रहा है, राइट साइड में जाएगा और इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ना ही सी है और ना ही डी है, तो इसका जो बी ऑप्शन है वही ठीक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए सर्टेन रीजन is acting radially outward and is given by E is equal to AR, a charge contained in a sphere of radius A centered at the origin of the field will be given by, तो हमें क्या दे रखा है, कोई स्फीयर दे रखा है जिसका रेडियस क्या है, A है, तो कोई स्फीयर है जिसका रेडियस क्या है, A है, इसके अंदर कोई चार्ज Q रखा हुआ है, जब Q रखा हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकलेंगी, ये तो हमको पता ही है कि नहीं, वही इसमें बता रहा है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो ऐसे निकली हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इसने स्ट्रेंथ दे रखा है, क्या दे रखा है, E इज इक्वल टू AR, तो R क्या है, A इंटू A हम इसको लिख सकते हैं, R क्या है, जो स्फीयर है उसका रेडियस है, तो हमको बताना है जो सेंटर पे Q रखा हुआ है चार्ज जो है इसका वैल्यू क्या होगा। तो हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते थे हम लोग किसी भी स्फीयर के लिए, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर होता था, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन, यहाँ पे रेडियस क्या है A, तो A स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहाँ पे हमको दे रखा है, क्या है, A इंटू A इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन A स्क्वायर, तो हमको चाहिए Q का वैल्यू, जब Q का वैल्यू चाहिए तो ये इधर आ जाएगा, A इंटू A तो है हमारे पास, अब A स्क्वायर इधर आएगा तो क्या A क्यू अब इंटू 4πε0, तो हम अगर Q का वैल्यू निकालेंगे तो इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आ गया है, इज इक्वल टू Q का वैल्यू, Q इज इक्वल टू 4πε0 A क्यूब, तो इसका हम लोग ऑप्शन चेक कर लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन है। तो जो A ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है 4πε0 A स्क्वायर, B दे रखा है 4πε0 B दे रखा है A A स्क्वायर, ना ही B है, C दे रखा 4πε0 A क्यूब, तो जो इसका C ऑप्शन है वही ठीक हो जाएगा और ना ही D है, तो इसका C ऑप्शन ठीक हो जाएगा।